कंसिडरेबल नंबर ऑफ वाइव्स एक्चुअली सेड कि हाँ वो अपने पतियों को पीटती हैं। लाखों में है ये आंकड़ा, लाखों में। लेकिन कभी भी कोई इस बात के ऊपर गौर नहीं करता है। और जितने भी हमारे सर्वेज हैं, जितने भी हमारे डेटा गैदरिंग मैकेनिज्म्स हैं, उनमें सब में महिलाओं से पूछा जाता है कि उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं कि नहीं। कभी भी पुरुषों से नहीं पूछा जाता। इतने सालों मैंने लड़ाई करने की कोशिश की, उन्होंने वकालत भी करी, उन्होंने कानून की पढ़ाई करी अपने केसेस को लड़ने के लिए, उन्होंने प्रैक्टिस भी करी। तो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैंने ये सब कुछ करा लड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद भी जब मुझे दोबारा एक झूठे केस में फंसा के और मेरा अरेस्ट हुआ, तब मेरा फिर जो है पूरा का पूरा जो कॉन्फिडेंस है वो टूट गया और मैं अब और नहीं झेल सकता, क्योंकि ये महिला ऐसे ही कानून का इस्तेमाल करती रहेगी और मैं मरता रहूँगा। तो मैं अपनी जान दे रहा हूँ। 5 लीटर की एसिड शाम के ऊपर उड़ेल दी उस महिला ने। 5 liters of acid just because he rejected her proposal of marriage. Very simple, very good looking boy. वो एक केस है जो बहुत ज़्यादा मुझे दुख देता है। बहुत महीनों मैंने हर रोज़ लगभग शाम से बात की। अखबार के माध्यम से इस केस को पता चला मुझे। मैं हॉस्पिटल गई, एम्स रोहतक गई, शाम से मिली और मैंने उसको पूरी स्ट्रेंथ दी कि शाम आज तुम्हारे साथ आके खड़ी हुई हूँ, सिर्फ एक एक्टिविस्ट की तरह नहीं बल्कि एक बहन की तरह, और जो भी मदद हो सकेगी मैं वो करूँगी। फीमेल एसिड अटैक विक्टिम्स जो होती हैं उनको कॉम्पनसेशन मिलती है। मेल एसिड अटैक विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र में शायद एक लड़के ने सुसाइड कर लिया क्योंकि 4 लड़कों ने उसका गैंगरेप किया था और कुछ एक्शन नहीं हुआ, इसलिए ही fell so much into the trauma that he ended his life. लेकिन उन लड़कों के ऊपर केस एटलीस्ट दर्ज हो गया था। फिर उसके सुसाइड के बाद उनका अरेस्ट भी हुआ, लेकिन उनके ऊपर केस दर्ज हो गया था IPC 377 के अंडर, जो कि सॉडमी और अननेचुरल सेक्स को क्रिमिनलाइज करता है। हमारा जो नए कानून आ रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, इसमें आदमी के ऊपर रेप को रिकॉग्नाइज किया ही नहीं गया है। 377 जो इंडियन पीनल कोड में कानून था उसको हटा दिया गया है। तो पुरुष के साथ कोई स्त्री रेप कर ले ये तो हमारी किताबों में है ही नहीं। लेकिन पुरुष के साथ अगर कोई पुरुष रेप कर ले तो पहले कानूनी सजा होती थी, अब वो भी हटा दी गई है। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हम बात करें क्राइम की, डोमेस्टिक वायलेंस की, अब्यूज़ की, जनरली ये टर्म्स हमने हमेशा वुमेन से एसोसिएट किए हैं। और हाँ, आज हम कहना चाहेंगे कि ये जो पुरुष हैं, मेल्स हैं, मर्द जिन्हें हम कहते हैं, इनके साथ भी ये अब्यूज़, ये एक्सप्लॉयटेशन होता है। और हाँ, आज 2 महिलाएं पुरुषों के हक के बारे में बात कर रही हैं। ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट हमारे साथ में हैं मेल एक्टिविस्ट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर दीपिका नारायण भारद्वाज। वेलकम टू ABP लाइव पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मानसी, प्लेजर टू बी हियर। आपको तो सब जानते हैं, अपने बारे में भी बता देती हूँ। मेरा नाम है मानसी गुप्ता। और कैसी हैं आप, सबसे पहले तो ये बताइए। बिल्कुल बढ़िया, फ्लडेड विद केसेस लाइक ऑलवेज। अभी आपसे आने से पहले भी एक केस को हैंडल करती हुई आ रही थी और अब यहाँ से निकलते ही एक केस को हैंडल करूँगी, तो या वर्क एज यूजुअल। यस, बट बात करेंगे स्टार्टिंग की, जब शायद इस तरह के केसेस उतने होते नहीं थे। केसेस होते होंगे बट दिन कोई आवाज़ नहीं उठाता था, और आप उनकी आवाज़ बनी है। तो सबसे पहले मैं बात इस तरह करना चाहूँगी, क्योंकि जब हम सोसाइटी में देखते हैं, हमारा समाज कुछ इसी तरह का है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि ऐसे वर्ड्स, चाहे डाउरी से रिलेटेड केस हो या प्रताड़ना जैसे शब्द जब हम देखते हैं किसी कपल में स्पेशली, तो हम यही एसोसिएट करते हैं कि ये महिलाओं के साथ होता है। ऐसा एक समाज में परसेप्शन बना है। और अगर कोई मेल इसके बारे में बात करे तो लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। कई सारे लोग इस पर खुलकर सामने भी नहीं आते हैं। आपको इसका रियलाइजेशन कब हुआ? आपने कब आवाज़ उठाना शुरू करा, या आपको ये इशू इतना बड़ा कब लगा कि आपने इसके लिए काम करना शुरू किया? मानसी, आई थिंक जैसे सब लोग होते हैं वैसी ही मैं भी थी। जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि जब हम प्रताड़ना या डोमेस्टिक वायलेंस या विक्टिमाइजेशन या एक पुरुष और महिला के बीच में कोई भी अंतर्द्वंद देखते हैं, तो हम हमेशा यही बिलीव करते हैं कि
गलत जो है महिला के साथ ही हो रहा होगा। तो मैं भी उसी थॉट प्रोसेस से समाज को देखा था, समझती थी, या हमेशा यही सोचती थी कि महिलाओं के साथ ही गलत होता है। और जाहिर सी बात है कि महिलाओं के साथ एक बड़े स्तर पर गलत हरकतें होती भी नहीं। आप सड़क पे चल रही हैं, कोई फप्ती कस कर देता है, तो ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते हैं जो खासकर महिलाओं की थॉट प्रोसेस को फॉर्म करते हैं। तो वैसे ही मेरी भी थॉट प्रोसेस थी, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि हमेशा महिलाओं के साथ ही गलत होता है। लेकिन 2011 में मेरे परिवार के साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जहाँ वो सोच भी बदली, और जो मैंने देखा वो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी लोगों के साथ होता है। तो हमारे परिवार में झूठे दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस केस करने की धमकियां दी गई, जबकि गलती महिला की थी। अब गलती कहें इसको ना कहें, वो आजकल के टाइम पे एक बड़ा क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि अब अडल्ट्री क्राइम नहीं रहा है, बट उस टाइम पे अडल्ट्री एक क्राइम हुआ करता था। और वो महिला जो है एक अडल्ट्रस रिलेशनशिप में थी। सिर्फ अडल्ट्रस रिलेशनशिप में नहीं थी, एक्चुअली वो जो शादी हुई थी वो ही एक छलावा थी। वो एक आदमी से पहले से प्यार करती थी, और उन्होंने आपसी समझ से इस शादी को में उनको भेजा, ये एक समझते हुए कि शादी के बाद भी वो लोग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी वहीं पे जो उनके बॉस थे उनके साथ उनका रिलेशनशिप था। तो समाज को दिखाने के लिए शादी हुई, ऑब्वियस सी बात है जल्दी ही टूट ही गई, क्योंकि ज़बरदस्ती की उन्होंने शादी की थी दिखाने के लिए लोगों को। और सब तरह के सबूत जुटाए गए कि हाँ जो इनका अफेयर है, और वीडियोस वगैरह जो भी जिस भी तरह के, उस टाइम पे इतना ज़्यादा स्मार्टफोन्स नहीं थे 2011 के टाइम पे कि बहुत ही ज़्यादा क्विकली आप कुछ बना सको। तो जितना भी हम लोग सबूत जुटा सकते थे जुटाया, ताकि ये प्रूव कर पाएँ कि हाँ जो महिला हैं वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। तो पहले तो जब ये चीज़ उनको बताई गई तो वो उन्होंने सॉरी भी फील किया, और कहीं ना कहीं ये भी कहा कि हाँ जी ठीक है मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं नहीं रहना चाहती शादी में। तो हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप अपनी ज़िंदगी जिस तरह से आप जीना चाहती हैं जिए, लेकिन इस परिवार को बख्श दें प्लीज़, आप उनके साथ पहले ही गलत कर चुकी हैं। तो फिर एक आपसी समझौते से डिसाइड हुआ कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के 2 महीने बाद जो है एक डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस और सफ़ेद झूठों का पुलिंदा जो है भेज दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि उनको हर रोज़ मारा जाता था, पीटा जाता था, उनसे 20 लाख रुपए का दहेज मांगा गया, उनको उनका गला दबाकर उनको मारने की कोशिश की। कोरी सफ़ेद झूठ की सिर्फ लाइनें, जिनको बाकायदा प्रूव किया जा सकता था कि वो झूठ है, क्योंकि वैसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन तब मुझे पता चला मानसी, जब लोगों से बातचीत करनी शुरू की, कुछ एडवोकेट से मिलना शुरू किया, जितना भी अपने पहुंच से जिस भी इंसान तक पहुंचकर हम लोग मदद मांगने की कोशिश कर सकते थे हमने की, जो जैसा हर एक परिवार करता है। लेकिन तब पता चला कि कानून जो है बहुत ज़्यादा एक तरफा हैं, और हर जगह से एक ही आवाज़ सुनाई दी कि भैया जो भी करो इससे निकल जाओ। अच्छा। नहीं तो सारे परिवार का अरेस्ट हो जाएगा। फर्जी दहेज के केसेस आजकल हर जगह पे हैं, और लड़की जो बोले, महिला जो बोले उसी की सुनवाई होती है। तो चाहे ले दे के जैसे भी करके अपने परिवार को बचाओ। ओके। As a journalist, as somebody who has always stood for the right, it was not acceptable to me. And I raised my voice, I raised my protest कि ऐसे तो हम लोग एक्सटॉर्ट नहीं होंगे भाई। And obviously ये सारे ज़्यादातर केसेस में इल्ज़ाम इसलिए लगाए जाते हैं ताकि एक मोटी रकम जो है एक टूटती हुई शादी से ऐंठी जाए। तो मुझे वो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो मैंने कहा हम तो नहीं देंगे पैसे भाई, हम तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो फिर कोर्ट तक बात पहुंची। हाँ, आई डिसाइडेड टू फाइट। हम लोग कोर्ट में जब पहुंचे तो मीडिएशन में इस केस को डाला गया। मीडिएटर भी बैठते ही कहते हैं कि पैसे दे दीजिए, पैसे दे दीजिए। फिर परिवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा टूट गया था। तो जब आपके माँ बाप इस चीज़ से नहीं गुजर पाते हैं, तब आपको फिर एक सोचने की ज़रूरत पड़ जाती है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हमने फिर इवेंचुअली उनको बोला कि अगर ये मैटर ख़त्म होगा तो हमारी कंडीशंस पे ख़त्म होगा। और फिर वो मैटर हमारी कंडीशंस पे ही ख़त्म हुआ। हालांकि हमारे को फिर भी पैसे देने पड़े, लेकिन हमारी शर्तों पर जो थे। उसके बाद जो है आफ्टर मैथ थोड़े ज़्यादा टफ थे। जब आप एक्शन में होते हैं तब आप इतना रियलाइज़ नहीं करते हैं। जब एक्शन ओवर हो जाता है तब वो जो एक मेंटल ट्रॉमा और आपको रियलाइजेशन होती है कि आपके साथ क्यों हुआ ये, और ऐसा आप ही के साथ क्यों हुआ, वो एक हिट करने लगी। तब बहुत सारे लोगों से जान पहचान करनी शुरू की कि ऐसा क्या है, कौन है। तब सेव इंडियन फैमिली नाम की एक संस्था है, उनकी मैं मीटिंग्स में जाना मैंने शुरू किया।
और पता चला कि भाई ये तो बहुत बड़े मैसिव लेवल पे हो रहा है इंडिया में, और किसी को पता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती है इसके बारे में। तब एक डिसीजन लिया, क्योंकि मैं पहले भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना चुकी थी, तो मैंने एक डिसीजन लिया कि उस टाइम पे एक और चीज़ जो रियलाइज़ हुई वो ये हुई कि बहुत सारे लोग, जब रिसर्च करी, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं झूठे मुकदमों या झूठे एलिगेशंस को फेस Especially करते हुए। males? मेन। और ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखे जहाँ पे उनके मम्मी पापा ने भी सुसाइड कर लिया। एक ऐसा केस भी देखा पुणे में जहाँ पे मास सुसाइड हुआ, 2 भाई और उनके माता पिता सब ने जो है जहर खा के अपनी जान दे दी, क्योंकि उनको इस तरह के झूठे केस में, झूठे दहेज के केस में फंसाया गया था। तो यूँ लगा कि एक दायित्व है समाज की तरफ कि अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ये गलत हो रहा है और गलत के बारे में लोगों को बताना चाहिए, और थोड़ा सा उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए कि इतना ज़्यादा आप डिप्रेशन में मत आइए, इतना ज़्यादा अपनी होप मत लूज़ कीजिए कि आप अपनी जान देने। तो तब सोचा कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती हूँ, क्योंकि वही आता था। तब मार्टर्स ऑफ मैरिज की शुरुआत हुई 2012 में, मैंने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाना शुरू किया। और ये नेटफ्लिक्स पर है, मैं बताना चाहूँगी। नेटफ्लिक्स पर थी, सॉरी 2 साल के लिए नेटफ्लिक्स पर थी। अभी मार्टर्स ऑफ मैरिज जियो सिनेमा पर है। तो जियो सिनेमा पर जो भी इंसान चाहता है वो मार्टर्स ऑफ मैरिज को देख सकते हैं। क्योंकि एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रही थी, तो सिर्फ एक टेक्निकल क्राफ्ट नहीं था, उसमें एक बहुत ज़्यादा इमोशनल क्राफ्ट भी इन्वेस्टेड था। तो 4 साल लग गए मुझे मानसी इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में। और कैसे आपको लोग मिले थे इस डॉक्यूमेंट्री के लिए? बहुत सारे लोगों को मैंने, जैसे मैंने कहा कि सेव इंडियन फैमिली की मैं मीटिंग्स में जाती थी, कुछ लोगों को वहाँ से मिली। फिर उसके बाद मेरी जर्नी की स्टार्टिंग में ही ऐसा हुआ कि 2014 में, 2012 में कुछ प्रोटेस्ट्स हुए जिनका मैं हिस्सा बनी, और कुछ मीडिया इंटरव्यूज़ हुए। वहाँ से लोगों ने जाना, वहाँ से लोगों ने रीच आउट किया। फिर 2014 में मैंने एक टेडेक्स टॉक दी, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। फिर मैं न्यूज़पेपर में अगर कहीं पे भी, अब भी जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे इंडिया लेवल पे कहीं पे भी अगर इस तरह की कोई बात हो रही होती है या कोई आर्टिकल छपता है, लोग मुझसे साझा कर लेते हैं। तो 2 केस स्टडीज़ जो डॉक्यूमेंट्री की थी वो इस तरह से, मैंने छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा, मैंने उस फैमिली को रीच आउट किया और पता चला मुझे कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल स्टोरी है जो मुझे इस डॉक्यूमेंट्री में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए, उसको इंक्लूड किया। तो इस तरह कड़ी जुड़ती गई एक से एक। स्टार्टिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि बहुत मुश्किल था लोगों को कन्विंस करना कि मैं एक बहुत ही जेन्युइन इंटेंट से इस फिल्म को बनाना चाहती हूँ। शायद उन लोगों के लिए भी खुलकर सामने आना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जी, और मीडिया में हालांकि कुछ चैनल्स ने इन इश्यूज़ को डेफिनेटली ओवर द टाइम उठाया था, बट इस तरह की कोई फिल्म नहीं थी। हालांकि इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इस तरह की डाउरी के ऊपर अगर डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उसका एक पक्ष जो है थोड़ा मिसयूज़ का ले लिया और उसको डिस्कस कर लिया, इस तरह के कुछ इंस्टेंसेस थे। लेकिन वहाँ पे भी काइंड ऑफ एक मॉकरी हुई कि भाई इतनी महिलाएं परेशान है, प्रताड़ित हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, तो ये लोग क्या बात कर रहे हैं, बहुत ही चंद से केसेस हैं, बहुत ही छोटे से केसेस हैं ये, तो इनके बारे में बात भी क्या करना। ये और सवाल भी पुरुष, मैं आपसे, हाँ, ये पुरुष अपनी आवाज क्यों उठा रहे हैं, इनको ये नहीं दिखता कि महिलाओं के साथ क्या होता है। ये सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि जब भी ऐसी बात होती है तो लोग हमेशा यही कंपैरिजन करते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स आप देखेंगे तो वुमेन का डेटा बहुत ज्यादा है और मेन का डेटा शायद इतना कम है, या ये स्टैटिस्टिक्स का भी निकाला भी गया है, आई डोंट नो। सो इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी, अगर आप थोड़े से स्टैट्स या फिगर्स भी हमें बताएं, और इस पर आपका क्या कहना है जो लोग इस तरह से कंपेयर करते हैं इनजस्टिस को। जी, सो जेन्युइन इंटेंट था, इसलिए बहुत सारे लोग आके अपनी उन्होंने स्टोरीज भी शेयर की, वो विलिंग भी हुए कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म में अपना एक पक्ष रखें। अदरवाइज पुरुषों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मानसी अपनी साइड रखना, खासकर इन डिस्प्यूटेड केसेस में, क्योंकि एक तो आप ऑलरेडी फॉल्स एलिगेशंस झेल रहे हैं और दूसरा अगर आप कहीं पे जाके चाहे कितने भी सबूत दिखा के बताने की कोशिश करेंगे तो दूसरा पक्ष जो है कहीं आपके ऊपर और केसेस ना डाल दे। तो ये बहुत ज़्यादा डर था बहुत सारे लोगों में कि हम नहीं आगे आके बताना चाहते अपना केस, क्योंकि कहीं हमारे ऊपर मुश्किल से हम लोग निकलने लगे हैं, कहीं हमारे ऊपर एक और केस ना पड़ जाए। तो जो लोग ये कहते हैं कि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है और पुरुषों के साथ बहुत कम, मैं हालांकि इस बात से तकल्लुफ़ रखती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि
महिलाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा मैसिव स्केल पे या एक बहुत लार्जर स्केल के ऊपर जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, लेकिन हम उस मैग्नीट्यूड को एक्चुअली कंपेयर नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट मानसी, एटलीस्ट इंडिया के परिप्रेक्ष्य में नहीं, क्योंकि ना ही तो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, ना 498 जेंडर न्यूट्रल है, ना सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जेंडर न्यूट्रल है, ना रेप लॉ जेंडर न्यूट्रल है, ना स्टॉकिंग जेंडर न्यूट्रल है। जब कोई लॉ है ही नहीं आपके लिए अपनी कंप्लेंट करने को, तो हम डेटा लाएंगे कहाँ से? जब कोई स्टैट्स जनरेट हो ही नहीं रहे तो आप कंपैरिजन करेंगे कहाँ से? अब हमारे को पता है कि 498 में 1,15,000 महिलाएं हैं जो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का शिकार होती हैं अपनी शादी में, लेकिन हमने ये तो कभी पुरुषों को अलाउ किया ही नहीं कि वो 498 के केस फाइल कर सके अपनी पत्नी के खिलाफ, ताकि हमारे को ये पता चल सके कि कितने सारे पुरुषों के साथ मानसिक और शारीरिक या प्रताड़ना हो रही है या शोषण हो रहा है। तो जब हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी एक इंसान को अपनी कंप्लेंट फाइल करने के लिए, तो डेटा कहाँ से जनरेट होगा? डेटा नहीं जनरेट होगा तो आप कंपैरिजन कहाँ से करेंगे? और आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश कहाँ से करेंगे? मैं हमेशा लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ, हालांकि ये थोड़ा सा एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन आपको शायद समझ में आएगा। हमारे कंट्री में एसिड अटैक जो एक बहुत भयावह क्राइम है, बहुत एक्सट्रीम क्राइम है। पहली बात तो उसमें ज़्यादातर लोगों की समझ है कि सिर्फ महिलाओं के साथ ऐसा होता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि लगभग 35 से 40% एसिड अटैक जो होते हैं वो पुरुषों के साथ होते हैं। तो और ये टोटल आंकड़ा जो है वो लगभग 1,1200 केसेस होते हैं एसिड अटैक के सालाना इंडिया में। हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। हम लोग कभी ये नहीं कहते कि सिर्फ क्योंकि 1,000 केसेस हो रहे हैं इसलिए एसिड अटैक जो एक क्राइम है उसकी सिवियरिटी कम है। अब मान लीजिए पुरुषों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस के लेट्स अज्यूम 10,000 भी केसेस हैं, 20,000 भी केसेस हैं, और ये मैं बहुत कम आंकड़ा बता रही हूँ। दरअसल लाखों पुरुष हैं जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। NHFS जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे है, उसमें उसके अगर आंकड़ों को देखा जाए तो इनफैक्ट काफ़ी अजीब सी बात है मानसी कि वो लोग ये नहीं पूछते पुरुषों से कि आपको आपकी वाइफ पीटती है कि नहीं, उन्होंने वाइफ से ये पूछा कि आपने कभी अपने पति को पीटा है कि नहीं। और एक कंसिडरेबल नंबर ऑफ वाइव्स एक्चुअली सेड कि हाँ वो अपने पतियों को पीटती हैं। लाखों में है ये आंकड़ा, लाखों में, लेकिन कभी भी कोई इस बात के ऊपर गौर नहीं करता है। और जितने भी हमारे सर्वेज हैं, जितने भी हमारे डेटा गैदरिंग मैकेनिज्म्स हैं, उनमें सब में महिलाओं से पूछा जाता है कि उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं कि नहीं, कभी भी पुरुषों से नहीं पूछा जाता। तो हमारे पास डेटा नहीं है, जिस वजह से हम लोग कभी भी ये नहीं कह सकते कि महिलाओं के साथ ही होता है और पुरुषों के साथ नहीं होता। तो जिस दिन हम लोग के पास जेंडर न्यूट्रल लॉज होंगे तब हमें पता चलेगा कि पुरुष कितने हैं जो इस तरह के क्राइम्स का शिकार होते हैं। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो जितनी भी कंट्रीज़ में जेंडर न्यूट्रल हैं इस तरह के क्राइम, वहाँ पे आप देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस के भी आंकड़े हैं जिसमें कंसिडरेबल परसेंटेज आदमियों की भी है। कल्पेबल होमिसाइड है जहाँ पे किसी बॉयफ्रेंड को उसकी गर्लफ्रेंड ने जो है मार दिया, या फिर स्पाउस मर्डर है, उसमें कंसिडरेबल परसेंटेज आदमियों की है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इस तरह का डेटा गैदर नहीं होता। मैं आपको बस संक्षिप्त में थोड़ा सा इतना बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर हम लोगों ने न्यूज़ आर्टिकल्स के माध्यम से इस तरह के इंसिडेंसेस रिकॉर्ड करना शुरू किया। अब ऑब्वियसली एक चैलेंज है कि हम लोग ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश के आर्टिकल्स ही गैदर कर पाए, क्योंकि और भाषाओं का हमारे को इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से थोड़ा बहुत हम लोग कोशिश करते हैं। तो लगभग 350 केसेस हम लोगों ने गैदर किए जहाँ पे महिला ने अपने लवर के साथ मिलके अपने पति का मर्डर कर दिया। एंड कितने ड्यूरेशन के हैं ये? हर दिन एक मर्डर होता है, हर दिन एक ऐसा मर्डर होता है। और आप ये समझ सकती हैं कि जब मर्डर की एक्सटेंट तक चीज़ें आ गई तो उसके बैकग्राउंड में किस तरह की स्ट्रेस होगा, ह्यूमिलिएशन होगी, वायलेंस भी हो सकता है, अब्यूज़ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम से अफेयर हुआ और मर्डर कर दिया, राइट। उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री होती है जहाँ पे हस्बैंड को पिटवाया गया लवर से, या खुद पीटा गया हस्बैंड को, उसको धमकियाँ दी गई कि तुमने आवाज़ उठाई तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी, या एक्चुअल में कंप्लेंट कर दी झूठी और उस तरह से उसको हरास किया, इवेंचुअली लीडिंग टू द मर्डर।
और 650 केसेस हैं जहाँ पे झूठे केसेस के अलावा की वजह से या डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से हस्बैंड ने जो है सुसाइड कर लिया। तो एक ये हम छोटी सी 2 या 3 लोगों की टीम का गैदर्ड डेटा है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशनल, एक नेशनल लेवल पे कोई भी बॉडी जो है इस तरह के डेटा को गैदर करने के लिए बिठाई जाए तो आई एम श्योर ऐसे केसेस हजारों और लाखों में होंगे। दैट्स व्हाई शायद नेशनल कमीशन फॉर मेन की मांग हो रही है। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ तक पहुंचा ये कैंपेन? नेशनल कमीशन फॉर मेन के लिए मिस्टर तिवारी हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। उन्होंने PIL फाइल की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एक तरफा PIL है और महिलाओं के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार होता है, आप किस चीज़ की बातें कर रहे हैं। और उन्होंने इस तरह की डिमांड को जो है सुनने से भी मना कर दिया। लेकिन हमारी मुहिम जारी रहेगी, सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरी ही तरह और बहुत सारे एक्टिविस्ट्स हैं जो इस तरह की डिमांड को लेकर सालों साल से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेशनल कमीशन बनाना आई एम श्योर सरकार के लिए भी कोई एक आसान चीज़ नहीं है, लेकिन इन समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करे कि अगर वो इक्वालिटी की बात करते हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अगर वो इक्वल राइट्स की बात करते हैं, अगर वो महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, तो पुरुषों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। वो भी उनकी कंट्री के सिटीजन्स ही हैं। अगर इतने सारे पुरुषों के साथ बुरा हो रहा है और हर लेवल पे इस तरह की केसेस हर जगह से आ रहे हैं, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हमारी सरकार को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए और एक कोई बॉडी बनानी चाहिए। आप एक शुरुआत तो करें ताकि उन पुरुषों से की आवाज़ आप सुनने की कोशिश करें जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। कम से कम इस तरह की कोई सर्वे, कैंपेन, कोई बॉडी, कोई एक छोटी सी कमिटी बना दीजिए जो इन लॉज को रीलुक कर सके, इन लॉज का किस तरह से मिसयूज़ हो रहा है उसको रीलुक कर सके और पुरुषों के साथ क्या गलत हो रहा है उसको भी देख सके, ताकि फिर उसके बाद हम एक बदलाव की तरफ एक स्टेप उठा सके। बिल्कुल। अच्छा, जो सवाल मैं अब आपसे दीपिका लूँगी वो यही, डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन के केस में हम जो समझ पाते हैं वो ये कि चलिए इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और अगर महिला आवाज़ नहीं उठा रही तो उसका रीज़न ये भी एक माना जाता है कि अगर वो डिपेंडेंट है जी, या क्या करेंगी वो, क्या कहाँ जाएंगी एंड ऑल, ऐसी चीज़ें जोड़ी जाती हैं जी। मेल के साथ डोमेस्टिक वायलेंस, पहली बात तो मैं ये टर्म आपसे समझना चाहूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस इन टर्म्स ऑफ मेल होता क्या है। बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं जी। शायद बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा और पुरुषों को समझ भी नहीं आ रहा होगा कि ये उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस है। तो पहली चीज़ तो ये कि डोमेस्टिक वायलेंस विद मेल्स ये है क्या, अगर हो भी रहा है वो सिर्फ लॉज के अलावा भी, कि आपने कहा जेंडर न्यूट्रल लॉज क्योंकि नहीं है, सिर्फ लॉज ही नहीं और वो कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से वो आगे आके बोलते नहीं हैं। जी, देखिए डोमेस्टिक वायलेंस मानसी जो कानूनी जो संज्ञा है वो तो ये है कि जो महिलाओं के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस समझी जाती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ PWDVA जो 2005 में आया, उसमें इमोशनल वायलेंस, मेंटल वायलेंस, फाइनेंशियल वायलेंस और फिजिकल वायलेंस, ये चारों चीज़ें जो हैं वो वायलेंस काउंट होती हैं। इमोशनल में वर्बल वायलेंस भी आ गया, तो गालियां देना, नीचा दिखाना, टॉन्ट करना, थप्पड़ मारना, किसी शार्प वेपन से मार देना, या महिलाओं के लिए जो है दहेज से जो प्रताड़ना होती है उसको भी आप वायलेंस कहते हैं। फिनेंशियल अब्यूज़ हो गया कि आप घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं या पूरे पैसे के ऊपर आपने अपना स्वामित्व बनवाया हुआ है और महिला को जो है बिल्कुल पैसे के लिए वो कर दिया है, उसको फाइनेंशियल वायलेंस, मोहताज कर दिया है, उसको फाइनेंशियल वायलेंस आ गया वो। तो इस तरह की जितने भी कंट्रोलिंग बिहेवियर्स हैं या डोमिनेटिंग बिहेवियर्स हैं या अब्यूजिव बिहेवियर्स हैं वो सारे डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं। लेकिन हमारे कानून में जैसा मैंने कहा सिर्फ महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते हैं। अब पुरुषों के साथ किस तरह की वायलेंस होती है? फिजिकल वायलेंस हम सब जानते हैं, जो होती है उसको समझाने की जरूरत नहीं है। थप्पड़ मारना, धक्के दे देना, गालियां देना, किसी वेपन से मार देना, ये सारी की सारी ऑब्वियसली जो भी चीज़ आपको इंजरी कॉज करे बॉडी पे वो फिजिकल वायलेंस है। फिर उसके बाद वर्बल अब्यूज़ हो गया, गालियां देना, टॉन्ट करना, नीचा दिखाना, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम नकारा हो, तुम पैसे नहीं कमा सकते, तुम परिवार को नहीं देख सकते, इस तरह के टॉन्ट्स जो होते हैं
वो भी एक तरह की वायलेंस है, मेंटल अब्यूज़ है। फाइनेंशियल वायलेंस हो गई, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पति की पूरी सैलरी अपने पास कंट्रोल करके रख लेती हैं, उसको फिर घर का खर्चा लेना पड़ता है अपनी पत्नी से। हम लोग मानते नहीं हैं ऐसी बातें, लेकिन बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पे फिनेंस का पूरा कंट्रोल जो है वो महिला के पास होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमोशनल वर्बल अब्यूज़, हाँ मैंने सारे कवर कर लिए, फिजिकल, वर्बल, फाइनेंशियल हो गया। क्यों आवाज नहीं उठा रहे? मानसी, थोड़ा सा लोगों को ये जान के हैरानी होगी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि एग्जैक्टली वही कारण जिनकी वजह से महिलाएं पीछे रह जाती हैं अपनी आवाज़ उठाने से, वही सेम कारण होते हैं जिनकी वजह से पुरुष अपनी आवाज़ नहीं उठाते। सेम कंसिडरेशन, एग्जैक्टली डिट्टो कंसिडरेशंस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। एड ऑन ज़रूर हो सकता है, माइनस नहीं है। समाज क्या कहेगा, शादी टूट जाएगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, कहाँ जाएंगे, बच्चे साथ में नहीं हो पाएंगे, या बच्चों को जो है माँ वापस ले जाएगी, परिवार का लोग मजाक उड़ाएंगे, थोड़ा बहुत है सहन कर लेते हैं, क्या हो गया, शादी है, सबने बताया है कि एडजस्टमेंट तो होनी ही होती है, इसके साथ नहीं तो किसके साथ। अब 2 साल गुजर गया, 4 साल गुजर गया, 5 साल गुजर गए, बच्चे हो गए, अब क्या है, जो है झेल लो। वही एग्जैक्टली सेम रीजंस जिसकी वजह से महिलाएं अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती, वही सेम रीजंस होते हैं पुरुष नहीं आवाज़ क्या कहीं ना उठा कहीं ये भी एक रीज़न होता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में अगर मेल्स शिकायत करें या रोएं तो इसे टाबू समझा जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, मैं आपको वही बोलने वाली थी कि एड ऑन है, माइनस नहीं है रीजंस पुरुषों की आवाज़ ना उठाने में। ये कि उसको वीक समझा जाएगा, दूसरा अरे तू अपनी बीवी से पिटता है, कैसा मर्द है, तीसरा केसेस उसके ऊपर ही हो जाएंगे अगर उसने आवाज़ उठाने की कोशिश करी, चौथा उसकी नौकरी के ऊपर कहीं इम्पैक्ट ना आ जाए, क्योंकि अगर एक आदमी ने किसी महिला के खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो 99.9% ये होगा कि महिला बैकफायर करेगी उसके ऊपर और केसेस फाइल करेगी या पूरी कोशिश करेगी उसको डैमेज करने की। तो क्या आप एक्चुअली ऐसा करना चाहते हो? तो और वो जो टैबू है वो तो है ही। और सबसे बड़ी बात, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कानूनी नहीं है, आवाज़ उठा के करोगे क्या? ठीक है ना। अब मुझे याद आता है राजस्थान का एक केस था, एक टीचर थे, उन्होंने वीडियो बनाई, उनकी वाइफ जो है उनको बैट से पीटती थी हर रोज़, उनके बच्चे के सामने पीटती थी, इतनी बुरी तरह से पीटती थी। तो उन्होंने कुछ महीनों एक्चुअली रिकॉर्डिंग करी और उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को रिलीज़ कर दिया मीडिया के माध्यम से। कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, उस महिला को 1 दिन की भी जेल नहीं हुई। आप सोचिए अगर इसी तरह की वीडियो, अगर एक पति अपनी पत्नी को पीटता हुआ होता बैट से और उस महिला के पास इतनी लंबी कोई वीडियो होती, तो उस आदमी को कम से कम 2 साल जेल से बेल भी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे महिला को जेल भी नहीं हुई। थोड़े दिनों पहले एक पति ने मेरे को वीडियो भेजी जिसमें महिला जो है वो एक छोटे से पाने से उसको जो है बहुत बुरी तरह से पीट रही थी। तो उसने वो वीडियो बनाई है, वो चाहता है कि वो बाहर चला जाए, लेकिन हम लोगों को इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अगर वो बाहर जाता है और अपनी आवाज़ उठाता है और अगर हम इस वीडियो को बाहर कर देते हैं तो उसकी एक्चुअली कोई मदद हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कि बजाय कि उसके ऊपर और वो जो महिला है केसेस कर देगी। 2 दिन, कल ही शायद एक सवेरे मैसेज आया एक जनाब का जिनके भाई के साथ हर रोज़ मार पिटाई होती है, हर रोज़ मार पिटाई होती है। कभी उसके सिर के ऊपर लैपटॉप मार दिया जाता है, कभी उसके सिर के ऊपर लैंप मार दिया जाता है, थूक दिया जाता है। हर रोज़ की उनके साथ ये सिचुएशन है। अब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि किस एक्सटेंट तक वो इस अब्यूज़ को ले या उस चीज़ के एविडेंसेस गैदर करें। जैसे मतलब बहुत अजीब लगेगा आपको ये सुन के मानसी, क्योंकि हमें बात करते हुए बहुत अजीब लगता है, लेकिन हम लोग को अनफॉर्चुनेटली ये बोलना पड़ता है कि आप चाहे थोड़ा अब्यूज़ और ले लीजिए, लेकिन जब तक आप एविडेंसेस नहीं जुटाएंगे तब तक आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। एंड इवेंचुअली जब उनके पास थोड़े बहुत ऐसे पुख्ता सबूत आ जाते हैं जिसमें इस्टेब्लिश हो जाता है दैट येस इट इज़ द वुमन हु इज़ द वायलेंट साइड, तब हम उनको यही बोलते हैं, नाउ यू गेट सेपरेटेड, यू प्लीज़ मूव आउट, डोंट टेक इट एनी मोर नाउ। और आदमी के पास, पुरुष के पास एक ही अपॉर्चुनिटी होती है कि वो
डिवोर्स केस फाइल कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे इंडियन पीनल कोड में कानून नहीं है। 323 है जो हर्ट के लिए है, 324 है ग्रीवस हर्ट के लिए है। पुलिस नहीं लेती है एफआईआर पुरुष की। इतने केसेस हैं, पुरुष लेती नहीं है एफआईआर। थाने में जाते ही सबसे पहले, इनफैक्ट मेरी डॉक्यूमेंट्री मार्टर्स ऑफ मैरिज में एक मनोज का केस है, उसको उसकी बीवी पीटती थी, उसकी पूरी शर्ट एक बार उसने फाड़ दी उसको पीट पीट के। तो वो जब थाने में गया तो हंसने लग गए पुलिस वाले, और उसको यही बोला कि अगर आप यहाँ पे एफआईआर हम लोग लिख भी दें, आपकी एक कंप्लेंट के ऊपर तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये बहुत ही छुटपुट से सेक्शंस हैं, लेकिन वो आके अगर 498 फाइल करेगी हमारे को, आपको तुरंत जेल में डालना पड़ेगा। ये थोड़ी पुरानी बात है, अब थोड़े से कानून में गाइडलाइंस आ गई हैं तो इमीडिएट अरेस्ट नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे तो पुरुष को उठा के उसके पूरे परिवार को जेल में डाल देते दहेज के केस में। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है, नॉट जस्ट फिजिकल वायलेंस मानसी, सेक्सुअल हरासमेंट में भी आदमी बोलेगा ये मुझे छेड़ रही है या मुझे सेक्सुअल एडवांसेस कर रही है, महिला उधर जाके बोल देगी कि इसने तो मेरे को मोलेस्ट करने की कोशिश की। मैं ऐसा इनफैक्ट केस कर रही हूँ बैंगलोर में, बड़ा बहुत ही दुख होता है कभी कभी ऐसे केसेस को देख के। वो महिला अपने सुपर बॉस को, सुपर सीनियर बॉस को बकायदा मानसी व्हाट्सएप पे भेज रही है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, आई लाइक यू, यू आर सो हैंडसम, लीव योर वाइफ, यू नो, बी विद मी। और उसके बाद बोल रही है यू आर इग्नोरिंग मी, नाउ यू सी व्हाट आई विल डू टू यू। उसके बाद उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का केस डाल देती है वो। इतने सारे सबूत होते हुए भी उस इंसान के पास आज वो अक्यूज्ड बन के खड़ा हुआ है और वो महिला विक्टिम बन के खड़ी हुई है। तो स्टॉकिंग का केस ले लीजिए, बहुत सारे पुरुष मेरे पास आते हैं जहाँ पे किसी महिला को उन्होंने ना कर दिया, उसके बाद वो उसको 100 150 कॉल्स कर रही है, मैसेजेस पे मैसेजेस कर रही है, क्लियर केसेस ऑफ स्टॉकिंग, बट वो पुलिस के पास जाके केस नहीं फाइल कर सकते क्योंकि स्टॉकिंग का लॉ नहीं है पुरुषों के लिए। तो एज अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी जब हम लोग इक्वालिटी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आई थिंक इट इज़ लेजिटिमेट फॉर अस टू रेज अ वॉइस दैट if you're talking about equality, it has to be on both the sides, right? You can't talk about equality and then discriminate in favor of women at the same time. That's wrong. स्टोरीज लेना चाहेंगे, रियल कहानियाँ। अभी तक आपने इतने सारे केसेस जो देखे हैं, उनमें कुछ केसेस जो आज आप ABP लाइव पॉडकास्ट पे शेयर करना चाहें, जो शायद आज भी आपको बेहद याद आते हो कि ये केसेस आपने कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा भी हो रहा है। Endless cases हैं मानसी, endless cases. I know it's very tough to select, Yeah. to pick and choose कि हम कौन सा केस बताएं, but then कोई ऐसे केसेस आप टाइम ले सकते हैं सोचने नहीं, के मैं लिए। एक्चुअली क्योंकि मेरे पास इतने सारे केसेस आते हैं ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जिस भी इंटरव्यू पे जाऊँ मैं नई चीज़ें बताऊँ, ताकि ऐसे केसेस हैं डेफिनेटली जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं, सबसे ज़्यादा करीब हैं, जो मेरे परिवार बन चुके हैं लोग। अरविंद भारती का एक केस है, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, 16 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था, और उन्होंने पहले 8 साल अपना अपनी पहले उस महिला के साथ जिनकी उतनी शादी हुई, वो ज़बरदस्ती की शादी हुई क्योंकि वो एक कैजुअल अफेयर में थे और शादी की ऐसी कोई बातें हुई नहीं थी, लेकिन उस महिला ने बोला कि अगर शादी नहीं करोगे तो रेप का केस डाल दूंगी। तो उन्होंने शादी करी उससे। उसके बाद विद इन फ्यू मंथ्स ऑफ देयर मैरिज उस महिला ने उनके ऊपर डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, सबका केस डाल दिया। और मतलब शादी के दिन से ही मेरे ख्याल से वो पुलिस कोर्ट कचहरी देखने लगे थे। 8 साल लगे उनको अपने फ्रीडम वापस पाने के लिए। उन्होंने अपने डोमेस्टिक वायलेंस केस को जो है उनके ऊपर झूठा प्रूव किया, उनके ऊपर जो डाउरी केस था उसको झूठा प्रूव किया, और ये काम करते करते उनको 8 साल बीत गए। फिलहाल फाइनली उनका एक डिवोर्स हुआ, मूव ऑन करना चाहते थे अपनी लाइफ में, लेकिन ये जो मोहतरमा उनको मूव ऑन होने नहीं देना चाहती थी, तो उन्होंने उनके डिवोर्स के लगभग 1.5 साल बाद उनके ऊपर एक झूठा रेप का केस डाला और उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। पहले भी वो इस महिला की कंप्लेंट्स के ऊपर, इतनी बार झूठी कंप्लेंट्स के ऊपर जेल जा चुके थे। फाइनली जब इनके ऊपर झूठा रेप केस पड़ा, बजाय कि इनके पास सब सबूत होते हुए कि वो झूठा है, तो वो बहुत ज़्यादा टूट गए थे। फिर एक दिन उनके ऑफिस से इस महिला ने उनका जितना भी सामान था वो वहाँ पे गई और चुरा के भागने लगी। तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस का वही दोबारा से रवैया कि नो, हस्बैंड वाइफ का मैटर है या एक्स वाइफ है, हस्बैंड का मैटर है, भाग गई तो हम क्या करें। तो इतने ज़्यादा परेशान हो गए, अपने घर गए उस दिन सवेरे 4-5 बजे, सुसाइड नोट छोड़ा।
3 डिफरेंट जगह पे उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा। एक स्पीड पोस्ट किया दिल्ली पुलिस को, एक अपने घर पे छोड़ा और एक और उन्होंने सेट छोड़ा। उसमें पहले ये लिखा मानसी कि मेरी मौत का कारण एक तरफा कानून है, और दूसरा मेरी जो वाइफ है, एक्स वाइफ है रिचा। और उसमें जो उन्होंने डिटेल किया, इट इज़ द क्रक्स ऑफ व्हाट आई डू, आई वुड से। उन्होंने कहा कि कितना भी कोशिश कर ले पुरुष, उसकी सुनवाई नहीं होती है, हमारा कानून ऐसा है, और लड़का तो पैदा होते ही क्रिमिनल बन जाता है, और चाहे वो कितना भी ज़्यादा सफ़र ना कर रहा हो, उसकी सुनवाई नहीं होती। और मैं इतने सालों मैंने लड़ाई करने की कोशिश की। उन्होंने वकालत भी करी, उन्होंने कानून की पढ़ाई करी अपने केसेस को लड़ने के लिए, उन्होंने प्रैक्टिस भी करी। तो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैंने ये सब कुछ करा लड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद भी जब मुझे दोबारा एक झूठे केस में फंसा के और मेरा अरेस्ट हुआ, तब मेरा फिर जो है पूरा का पूरा जो कॉन्फिडेंस है वो टूट गया, और मैं अब और नहीं झेल सकता, क्योंकि ये महिला ऐसे ही कानून का इस्तेमाल करती रहेगी और मैं मरता रहूँगा। तो मैं अपनी जान दे रहा हूँ। ये केस मुझे लगता है लाइफ का सबसे ज़्यादा, मैंने बहुत फाइट किया इस केस के लिए। हम लोगों ने सड़कों पे प्रोटेस्ट भी किए, और हमारे प्रोटेस्ट के बाद एफआईआर भी दर्ज हुई। सोचिए, एक महिला की झूठी एफआईआर पे उसको इमीडिएटली जेल डाल दिया गया, लेकिन एक आदमी के मरने के बावजूद 1 हफ्ते तक पुलिस ने उस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करी। उसके भी 4 महीने बाद उसका अरेस्ट हुआ, जब एक एक एलिगेशन, एक एक एविडेंस वेरीफाई नहीं होगा। तो हमारी कानून की फंक्शनैलिटी का डिफरेंस देखिए आप, कि एक महिला झूठ भी बोलती है तो उसको सच समझते हुए पुरुष को पनिश करना शुरू कर दिया जाता है, और एक आदमी मरते हुए भी सच बोलकर जा रहा है तो उसको भी सीरियसली नहीं लिया जाता। आई फील it's very sad as a country and as a democratic nation which has law of the land. उसके अलावा हाल फिलहाल के कुछ केसेस हैं जो काफ़ी जहन में रहते हैं। वो एक शाम रूहील का केस है, यंग बॉय फ्रॉम विलेज नियर सोनीपत, 21 साल का है सिर्फ। महिला एक उनके गांव में थी, उसके साथ सिर्फ मेरे ख्याल से 10-15 दिन की बातचीत थी। वो मिले थे किसी फ्रेंड के थ्रू, नंबर्स एक्सचेंज हुए, और एक सिर्फ दोस्ताना रिलेशनशिप था। उसकी घर में, शाम के घर में उसकी शादी की बातें होनी शुरू हो गई। उसके माता पिता नहीं हैं, वो ऑर्फन हैं, तो उनकी बुआ ने उनको बड़ा किया है, उनके साथ वो रहते हैं। तो उनकी बुआ उनके लिए लड़की देखने लगी, तो उन्होंने अपनी इस फ्रेंड को ऐसे ही बता दिया कि मेरी बुआ जो है मेरे लिए लड़की देख रही है। तो उस लड़की ने बोला कि तू मुझसे शादी कर। तो उसने बोला ऐसी तो हमारी कोई बात नहीं हुई है कि, तो उसने उसको सुसाइड की धमकियां देनी शुरू कर दी कि नहीं, तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तब इन्होंने उस महिला के बारे में पता करा, तो पता चला कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, अपने ताऊ के बेटों के ऊपर झूठा रेप केस कर चुकी है प्रॉपर्टी के लिए। तो मना कर दिया इन लोगों ने कि नहीं भैया, हम लोग नहीं करवाएंगे शादी। 5 लीटर की एसिड शाम के ऊपर उड़ेल दी उस महिला ने, 5 liters of acid, just because he rejected her proposal of marriage. पूरा शाम का ये पूरा का पूरा पोर्शन एसिड से भर गया था, सब जल गया था। और इतना प्यारा बच्चा है वो मानसी, इतना प्यारा बच्चा है, वेरी सिंपल, वेरी गुड लुकिंग बॉय। और वो एक केस है जो बहुत ज़्यादा मुझे दुख देता है। बहुत महीनों मैंने हर रोज़ लगभग शाम से बात की। अखबार के माध्यम से इस केस को पता चला मुझे। मैं हॉस्पिटल गई, एम्स रोहतक गई, शाम से मिली, और मैंने उसको पूरी स्ट्रेंथ दी कि शाम, आज तुम्हारे साथ आके खड़ी हुई हूँ, सिर्फ एक एक्टिविस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक बहन की तरह, और जो भी मदद हो सकेगी मैं वो करूँगी। फीमेल एसिड अटैक विक्टिम्स जो होती हैं उनको कॉम्पनसेशन मिलती है। मेल एसिड अटैक विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमने शाम के लिए कोशिशें की हैं, कोशिशें जारी हैं, लेकिन आज तक उसको 1 रुपया कॉम्पनसेशन के लिए नहीं मिला। कितने साल हो गए इस केस को? लगभग 2 साल होने, हाँ 1.5 साल। नवंबर 2022, या सो मोर देन 1.5 years कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिली है। और लेकिन हमने उनके शाम के लिए क्राउड फंड
शुरू किया। उसमें लगभग 3.25 लाख रुपए हमने उनके लिए जुटाए और उसको शाम को हम लोगों ने हैंड ओवर दिया। उसकी ट्रीटमेंट अभी तक चल रही है, बट मैं एम्स रोहतक के डॉक्टर्स को डेफिनेटली धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत मदद की है उस बच्चे की, एंड ही इज़ रिकवरिंग एंड आई होप ही विल बी एबल टू गेट बैक टू हिज लाइफ। बट ऑब्वियस सी बात है, बहुत रोया है, बहुत रोया है, महीनों महीनों, पता नहीं कितनी बार मैं शाम को बात करके रात को और उसके साथ उसको ढाढ़स बंधाती थी कि भाई एवरीथिंग विल बी फाइन। अभी जो पिछले 2 सालों से मैं एक सीरीज ऑफ केसेस कर रही हूँ मानसी, वो बड़े ट्रबलिंग है और बहुत डिस्टर्बिंग भी है। एक ही महिला अलग अलग पुरुषों के ऊपर अलग अलग पुलिस स्टेशंस में, एक ही शहर में या फिर अलग अलग स्टेट्स में रेप केसेस फाइल करती जाती है। एक केस एक्सपोज किया गुड़गांव में, उस महिला ने 9 अलग अलग लड़कों के ऊपर 9 रेप केसेस फाइल किए हुए थे। उसको अरेस्ट करवाया, वो उसको 1.5 साल बाद फिर बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से। जबलपुर में एक महिला है, अच्छी खासी 30 साल से ऊपर की महिला, उसने लगभग 7 अलग अलग पुरुषों के ऊपर 7 रेप के केसेस फाइल करे हुए हैं। आज वो थैंकफुली जेल में है। अभी रिसेंटली एक महिला का अरेस्ट हुआ है जयपुर में। आप बिलीव नहीं करेंगे मानसी, 14 रेप और मॉलेस्टेशन के केसेस कर चुकी है वो अकेली महिला। और इन सब के करने के पीछे का कारण पैसा, एक्सटॉर्शन, ज़बरदस्ती, रिलेशनशिप में रहने की ज़बरदस्ती या रिलेशनशिप में आने की ज़बरदस्ती। डेटिंग ऐप पे आप आदमी से मिलो, अच्छा लड़का है, चाहे वो इंटरेस्टेड हो चाहे ना हो, उसको धमकी दो कि अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप केस लगा दूंगी। इतना आसान हो गया है रेप केस लगाना किसी भी लड़के के ऊपर। इतने सारे केसेस हैं जहाँ पे मुश्किल से 3 दिन की ही जान पहचान थी, मुश्किल से 3 दिन, और जाके महिला बोल रही है इसने मुझे शादी का झांसा दे दिया। सो इजी एंड इट जेपरडाइजेज अ मैन्स एंटायर लाइफ। आज सवेरे सवेरे आते वक्त मेरी आप पोस्ट आज लेटेस्ट देखेंगे तो एक मुंबई के बहुत ही यंग और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़के हैं, वो एक महिला के साथ रिलेशनशिप में थे कॉलेज स्वीट हार्ट्स। आई मीन मैं तो कभी कभार सोचती हूँ कि what goes wrong sometimes in a woman's mind that she is capable of doing something like this. वो कॉलेज में साथ में थे, एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थे, शादी करना चाहते थे, शादी की बात भी चली, लेकिन महिला कहती कि जब तक तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाओगे मैं तुम्हारे से शादी नहीं करूँगी। तो ये लड़का अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लग जाता है। फाइनेंशियली स्टेबल थोड़ा होता है तो कहती है नहीं ये इतनी अच्छी जॉब नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। थोड़ा और तो लड़का वो बोलता है कि चलो ठीक है हम लोग और कमाएंगे। फिर उसके बाद अप्रोच, नहीं भैया हमारे को तुमसे शादी नहीं करनी, हमारे पास अच्छे ज़्यादा रिश्ते आए हुए हैं, हम तो वहीं पे शादी करेंगे। तो ये लड़का भी फिर मूव ऑन कर जाता है, किसी और महिला से शादी करने लगता है। अब उनको वो जहाँ पे वो लड़का अच्छा लग रहा था वो अब लड़का अच्छा नहीं लगा होगा, तो ये वापस यहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम इससे शादी नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगा दूंगी। और रेप का केस लगाती हैं, इनकी शादी टूटती है और ये थैंकफुली जेल नहीं जाते हैं क्योंकि इनकी एंटिसिपेटरी बेल हो जाती है। 2 साल इनको लगते हैं अपनी इनोसेंस प्रूव करने में। एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे 2 साल में रिलीफ मिल गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में जाते हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट केस को सिरे से खारिज कर देती है कि कतई झूठा रेप केस है। जितने भी चैट्स हैं, जितने भी एविडेंसेस हैं, जितना भी हिस्ट्री देख रहे हैं, वो खुद महिला है जो बोल रही है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं शादी नहीं करना चाहती, और उसके बाद बोलती है कि शादी का झांसा देकर रेप कर दिया। इस लड़के की जॉब छूट जाती है। आज वो महिला इस लड़के के घर में कब्जा करके बैठी है। कैन यू बिलीव दिस? हाउ? इस लड़के को और इसके फादर को अपना ही घर छोड़ना पड़ा। थ्रेट्स, मैं तो यहीं पे रहूंगी, निकाल के देख लो, अगर कुछ बोलोगे तो और केसेस फाइल कर दूंगी। इट्स दैट बैड एंड इट्स मतलब सुन के मुझे यूं लगता है कि भैया हो क्या रहा है यार। ही एंड हिज फादर स्टे इन मुंबई on rental property, whereas they have their own house which has been captured by that woman. Now we are going to get him a job. Once he becomes a little financially stable, then we are going to start the litigation to get that woman out from that property. But just see the boldness. उनके घर में से रील्स बनाती हैं और इंस्टाग्राम पे डालती हैं। ओह या और ये सब
जो बेसिस है वो ये है कि लॉज जो है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। तो लॉ जेंडर न्यूट्रल नहीं है और एक अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम हो गया है मानसी। कल मैं एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर से बात कर रही थी और वो कह रहे हैं दीपिका हम लोग इतने ज़्यादा मजबूर हो गए हैं, हम लोग खुद चाहते हैं बहुत सारे केसेस में कि ये बिल्कुल निहायती एविडेंस के हिसाब से झूठा केस है और हम इसमें फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट फाइल करना चाहते हैं, महिला के ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे को कोर्ट्स ने कहा हुआ है 164 में महिला ने जो बोला है उसको पत्थर की लकीर समझो भाई और कोर्ट में केस भेजो। क्यों? बस जो महिला कह दे अपनी 164 स्टेटमेंट में वही सबसे बड़ा एविडेंस है। व्हाट इज दिस 164 स्टेटमेंट? सो दिस इज अ लीगल प्रोसीजर। जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं, एफआईआर फाइल करते हैं, आपकी 164 की स्टेटमेंट होती है। फिर उसके बाद 164 की स्टेटमेंट होती है जो मैजिस्ट्रेट के सामने होती है, जहाँ पे आप ऑन ओथ ये बोल रहे हैं कि आपने जो बोला है वो सच है और आपके साथ ये हुआ है। तो दैट statement alone of a woman is given so much of weightage. एक टाइम था जहाँ पे ये वेटेज बहुत ज़रूरी थी। आज के टाइम पे भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि वेटेज ज़रूरी है, क्योंकि रेप एक ऐसा क्राइम है जहाँ पे आप विटनेसेस नहीं रख सकते हैं। कहीं पे भी अगर रेप जैसी कोई घटना हुई है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस इंसिडेंट के कोई विटनेस हो गए, और इसकी वजह से महिला की स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, वेट दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप 164 की स्टेटमेंट को ऊपर रख रहे हैं इवन टेक्निकल एविडेंसेस जो प्रूव कर रहे हैं कि ये झूठ बोल रही है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने जबलपुर का जैसे आपको केस बताया, उसमें वो महिला होटल में जा रही है, हंसी खुशी ठट्टे से जा रही है, 3 दिन महिला वहां पे है, सब तरह की सीसीटीवी कैप्चर हुए हैं जहाँ पे वो पूल में जाके एंजॉय कर रही हैं, वो रूम में जाके रूम की तरफ जाते हुए बिल्कुल हंस रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, वापस आते हुए बिल्कुल वो नॉर्मल है। उसके बाद फिर वो रेप का केस कर रही हैं। तो अब वो जो उसकी 164 स्टेटमेंट है, जबकि इतना सब कुछ एविडेंस दिखा रहा है कि वो जो क्लेम कर रही है वो बिल्कुल बाकायदा झूठ है, लेकिन 164 की स्टेटमेंट में बोला है तो हाँ भैया उसी की अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। ये जो एविडेंसेस हैं ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, हाँ ठीक है, इनको बाद में देखा जाएगा कोर्ट में जब आपका ट्रायल चलेगा, लेकिन अभी हम आपको इस चीज़ के बिना के ऊपर बरी नहीं कर रहे या इनोसेंट नहीं बोलेंगे। ये कोई फंस गए, लटक गए, फंस गया, आपका ट्रायल होगा, नहीं तो आप चले जाइए हाई कोर्ट, चले जाइए क्वेश्चन के लिए, सालों साल वहाँ पे क्वेश्चन में नंबर नहीं आता है। ज़्यादातर केसेस में, बहुत विरले केसेस होते हैं जहाँ पे थोड़ा लोगों को जल्दी रिलीफ मिल जाता है, एंड दैट्स बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर काइंड ऑफ गेम्स दैट आल्सो गेट प्लेड आउट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप उतने प्रिविलेज्ड नहीं हैं, आप रिच नहीं हैं, आप किसी अच्छे वकील को नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक स्टेटमेंट भर को पत्थर की लकीर समझ लेना, आई थिंक दैट्स एन एब्सोल्यूट रॉन्ग प्रेसिडेंस इन लॉ। It is absolutely fine that if there are no other evidences available, and if there's only statement of the woman available, and if it's a sterling testimony, ठीक है, आप कन्विक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी ने क्राइम किया है ज़रूर उस पुरुष को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, दिल्ली का मैं आपको एक केस बताती हूँ मानसी। डेटिंग ऐप से मिले, टिंडर से मिले, उसके बाद सीधा तीसरे चौथे दिन एयरबीएनबी में मूव कर गए, 3 दिन एयरबीएनबी में हैं, उसके बाद हर महीने दूसरे महीने मोहतरमा जा रही हैं उसके पास, वो आ रहे हैं मोहतरमा के पास, एयरबीएनबी धड़ाधड़ बुक हो रहे हैं। 1.5 साल के बाद किसी वजह से डिफरेंसेस हो जाते हैं और लड़का कंटिन्यू नहीं करना चाहता है रिलेशनशिप को, या ब्रेकअप उनका हो जाता है। मोहतरमा रेप केस फाइल कर देती है कि ये तो मुझे शादी का झांसा देकर रेप कर रहा था। 1.5 साल की चैट फ्रॉम द डे दे मेट टू द डे थिंग्स वेंट सावर, एक व्हाट्सएप चैट का एक वर्ड उस लड़के के पास है, लेकिन फिर भी वो 1.5 साल जेल में बिताता है, 1.5 साल। और कोर्ट उसको बेल दे रही है ये कहते हुए कि पहले दिन से जब इनकी चैट शुरू हुई है उससे आखिरी दिन तक कहीं पे भी मैरिज के प्रॉमिस या मैरिज का कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो भैया 1.5 साल जेल में क्यों रख लिया उसको? तो कहाँ पर आपके पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते थे क्या? तो उनके सामने भी तो वो बेचारे ने चैट तब भी वही दिखाई होगी जो अब आप देख रहे हैं। तो
उन लोगों की क्या आंखों के ऊपर पर्दा गिरा हुआ था कि उन्होंने नहीं देखी एविडेंसेस? क्या ज़रूरत थी इस बंदे को अरेस्ट करने की? ऐसा कितना हार्डकोर क्रिमिनल था वो? सिर्फ एक रिलेशनशिप ब्रेकडाउन की वजह से आप लड़कों को रेपिस्ट कह के जेल में डाल रहे हैं. इट्स एब्सोल्युटली obnoxious. Nowhere else in the world consensual relationships are turned into rape like this, Mansi, but in India. इंडिया सन्स मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो झूठे रेप केसेस के ऊपर है, झूठे रेप केसेस के विक्टिम्स जिन्होंने अपनी इनोसेंस प्रूव करी. जब हम लोगों ने आंकड़ों को देखा तो 2014 से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में एक सेपरेट कैटेगरी में डेटा एनालाइज होने लगा रेप केसेस में, जहाँ पे शादी का झांसा देकर रेप करने वाले जो केसेस हैं वो कैटेगराइज होने लगे. फ्रॉम a 19 to 20% of the total reported cases of rape, by 2019 these cases went up to 51%. आधे से ज़्यादा रेप केसेस इंडिया में जो होते हैं, these are consensual relationships turned sour and later called rape. But the man is tried as a rapist, he is jailed as a rapist, he carries the stigma of a rapist, and no matter how much he tries to prove his innocence, that stigma never goes away, and which is very very unfortunate. And then फिर उसके बाद हम लोग ये बोलते हैं कि इंडिया रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, दिल्ली रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है. आप नेचर ऑफ केसेस तो देख लीजिए. अगर ये केसेस यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी डेवलप्ड कंट्री में अगर कोई फाइल करेगा ना, आई एम नॉट किडिंग, वहाँ के जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं ना, फाइलों को फेंक देंगे. वहाँ के लॉज में क्या डिफरेंस है? वहाँ के इन्वेस्टिगेशंस दुरुस्त हैं. वहाँ पे जब तक आपको ये नहीं पता चलता कि हाँ देयर इज, जैसे यहाँ पे है 1% चांस है अगर आदमी के गिल्टी होने का, तो उसको 99% पनिश करेंगे. वहाँ पे अगर 99% चांसेस हैं आदमी के गिल्टी का, तभी उसके ऊपर 1% एक्शन लेंगे. वहाँ पे ऐसे नहीं होता कि इमीडिएटली उठा के आपको जेल में डाल दिया गया. देयर द प्रोसिक्यूटर्स, द इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज, वहाँ पे ऑब्वियसली अलग तरह से पुलिस फंक्शन करती है. And laws? What about इन्वेस्टिगेशन laws? मोस्टली जेंडर न्यूट्रल, doesn't discriminate on the grounds of gender mostly. कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी भी जेंडर स्पेसिफिक हैं ये सारे क्राइम्स, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड नाउ हैव जेंडर न्यूट्रल लॉज. सो इंडिया में क्या चीज़ बदलाव की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू लॉज? क्या चीज़ आप चाहते हैं कि क्या चीज़ बदले? देखिए, दो चीज़ें कहूँगी मैं मानसी. एक तो ये कि सिर्फ इस वजह से पुरुषों को कानूनी हक ना देना कि नंबर कम है, वो बहुत गलत है. मैं आपको बताती हूँ, जो नया भारतीय न्याय संहिता का कानून आ रहा है, अभी उससे पहले बताती हूँ कि अभी 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र में शायद एक लड़के ने सुसाइड कर लिया क्योंकि 4 लड़कों ने उसका गैंग रेप किया था और कुछ एक्शन नहीं हुआ. इसलिए ही फेल सो मच इनटू द ट्रॉमा दैट ही एंडेड हिज लाइफ. लेकिन उन लड़कों के ऊपर केस एटलीस्ट दर्ज हो गया था. फिर उसके सुसाइड के बाद उनका अरेस्ट भी हुआ, लेकिन उनके ऊपर केस दर्ज हो गया था IPC 377 के अंडर, जो कि सॉडमी और अननेचुरल सेक्स को क्रिमिनलाइज करता है. हमारा जो नए कानून आ रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, इसमें आदमी के ऊपर रेप को रिकग्नाइज किया ही नहीं गया है. 377 जो इंडियन पीनल कोड में कानून था, उसको हटा दिया गया है. तो पुरुष के साथ कोई स्त्री रेप कर ले, ये तो हमारी किताबों में है ही नहीं. लेकिन पुरुष के साथ अगर कोई पुरुष रेप कर ले तो पहले कानूनी सजा होती थी, अब वो भी हटा दी गई है. क्या ऐसे केसेस भी हैं जहां पुरुषों के साथ बहुत सॉडोमीज आप गे रिलेशनशिप्स में ऐसे बहुत सारे गेज हैं जिनके साथ एक्सट्रीम सेक्सुअल वायलेंस हुई है. मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे पुरुषों को उनकी महिला मित्र या जिसके साथ उनका रिलेशनशिप था, उनने सेक्सुअली फोर्स किया है. उनकी कंसेंट नहीं थी, फिर भी उनके साथ सेक्स किया है. मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, अरे आदमी को कैसे फोर्स कर सकती है कोई महिला. लेकिन कंसेंट एक हाँ और ना के बीच का डिफरेंस ही है ना. हमें यही बताया जाता है ना, नो मीन्स अ नो. तो नो मीन्स अ नो फॉर अ मैन एज वेल. लेकिन हम उस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं करते हैं. तो कमिंग बैक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कानून जो है हमारे न्यूट्रल हों.
अगर एक पुरुष के साथ कोई महिला गलत कर रही है या पुरुष भी गलत कर रहा है, इस संदर्भ में जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हम समझते हैं, वो मुझे लगता है कि पुरुषों को भी हक मिलना चाहिए कि वो एक एफआईआर दर्ज करा सकें या कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकें। दूसरा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर पुरुषों के लिए भी जेंडर न्यूट्रल कानून बना दिए गए तो पुरुष भी मिसयूज करेंगे। बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है, डेफिनेटली। लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ पे नहीं है कि पुरुष मिसयूज करेंगे या महिलाएं मिसयूज करती हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपके कानून इतने लचीले हैं कि उनको इतनी बुरी तरह से मिसयूज लोग कर सकते हैं, तो उसके खिलाफ अपना दुरुस्त कीजिए। आज कल ही केरला हाई कोर्ट ने एक आदमी को रेप केस से रद्द कर दिया एक रेप केस एक आदमी के खिलाफ, क्योंकि उस पुरुष और उस महिला जिसने उसके ऊपर रेप केस किया था उनके बीच में सेटलमेंट हो गई है। और केरला हाई कोर्ट ये कहती है कि ये केस सिर्फ इसलिए फाइल किया था क्योंकि महिला ने इस पुरुष को कुछ पैसे दिए थे और वो वापस नहीं कर रहा था, तो अपने पैसे वापस लेने के लिए ये झूठा रेप केस कायम किया। ये केरला हाई कोर्ट के बड़े बड़े शब्दों में स्टेटमेंट है उस जजमेंट में। आपको अपने सामने दिख रहा है कि रेप जैसा क्राइम, जिसको आप ये बोलते हो कि रेप इज अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, वो कोई महिला फाइल कर रही है सिर्फ पैसे वापस लेने के लिए। आप उस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हो, रिकग्नाइज कर रहे हो, आप उस महिला के ऊपर 5,000 रुपए का भी फाइन नहीं कर रहे हो। क्यों भाई? आप समाज में फिर ये मैसेज डाल रहे हो कि भैया लगाओ रेप केस, लगाओ, पैसे किसी को दिए वापस नहीं मिल रहे हैं, लगाओ रेप केस। और हम यहाँ बैठे हैं, फिर बाद में जब आपकी सेटलमेंट हो जाएगी तब हम रेप केस कैंसिल कर देंगे। दिस इज एब्सोल्युटली डिसगस्टिंग, इट्स रिडिकुलस। आप एक रेपिस्ट को अपनी हर तत्परता से पनिश करना चाहते हैं, तो जो महिलाएं झूठा रेप केस फाइल कर रही हैं उनको क्यों नहीं पनिश करेंगे आप? या जो महिलाएं झूठे डाउरी के केस डाल के लाखों करोड़ों रुपए की उगाही कर रहे हैं आपके कानूनी सिस्टम को का दुरुपयोग करते हुए, उनको कुछ क्यों नहीं कहेंगे आप? फिर उसके बाद अगर मान लो निर्भया जैसा केस, पहले तो आप अलाउ करेंगे कि महिलाएं इतनी बुरी तरह से कानूनों का दुरुपयोग करें, हमारे कानून की प्रक्रिया जो है वो इन्हीं केसेस में पिसी रहे, पुलिस स्टेशंस या हमारी कोर्ट जहाँ पे इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं वहाँ पे और केस लंबित होते रहे। फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली अगर निर्भया जैसा केस आ जाएगा तो आप फिर कानूनों को दोबारा से बदलेंगे। ओह, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा। भैया, आधे से ज़्यादा जब केसेस झूठे जा रहे हैं तो जो जेन्युइन विक्टिम्स हैं ऑब्वियसली उनको न्याय नहीं मिलेगा ना। आप लगे पड़े हैं झूठे केसेस को इन्वेस्टिगेट करने, पुलिस फोर्स लगी हुई है एक केस पे मानसी काम करने के लिए कम से कम नहीं तो 6 या 7 पुलिस ऑफिसर्स की फोर्स काम करती है। कोई जा रहा है, नक्शा बना के ला रहा है, कोई स्टेटमेंट ले रहा है, कोई कहीं पे विटनेस की स्टेटमेंट लेने जा रहा है, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, पूरा का पूरा। कितने साल निकल जाते हो? पता नहीं कितने साल, सालों साल। मैं एक जनाब को मदद कर रही हूँ, उनके खिलाफ एक महिला ने रेप केस लगाया था जो उनको मैट्रिमोनियल वेबसाइट से मिली थी, और उन्होंने उनके ऊपर रेप केस लगाया कि इन्होंने मुझे शादी का झांसा दिया और मुझसे रेप किया और मुझसे शादी नहीं कर रहे हैं। तब उनका 10 साल पहले उनका लिटिगेशन शुरू हुआ था। वो महिला उसके बाद 2 और रेप केस कर चुकी है और दोनों में मोटी मोटी रकम ऐंठ के बैठ चुकी है। एक में तो बकायदा जो रेप केस क्वॉशिंग है उसमें नोटेड है कि उसने 65 लाख रुपए लिए हैं उस आदमी से। 65 लाख? यस, एंड स्टिल दिस गाइज केस इज गोइंग ऑन। ही इज जस्ट मोर देन 10 years। वो कोर्ट के सामने जाता है, ये जो उसने और केसेस महिला ने कर दिए हैं वो रखता है। नहीं भैया, आपको तो ट्रायल के थ्रू जाना पड़ेगा। सो इट्स व्हेन थिंग्स सो क्लियर, द law machinery closes its eyes towards it. They are actually creating an unrest in the society which is going to fire back for sure. I don't know how long will people take it. नया एक कानून आ रहा है जिसमें सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, अगर किसी पुरुष ने किसी महिला को कहा है कि वो उससे शादी करेगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद शादी नहीं करता है, 10 साल की सज़ा। अगर किसी पुरुष ने किसी महिला को ये कहा है कि वो उनको नौकरी लगवा देगा
और वो नौकरी लगवाने के झांसे में वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। उसके बाद मुझे पता नहीं अगर नौकरी दिलवा दी तो कुछ होगा कि नहीं होगा, और सिर्फ नौकरी नहीं दिलवाई तो ये केस कायम होगा कि नहीं, वो अभी देखेंगे हम। पर ऐसा कहा है कि अगर नौकरी का झांसा दिया और शारीरिक संबंध बनाए तो उसके बाद भी ये केस लग सकता है। प्रमोशन का झांसा दिया और शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद भी ये केस लग सकता है और 10 साल की सज़ा। अब एक कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में अगर किसी तरह का फ्लिंग हो जाता है और उसके बाद रिलेशनशिप वो सावर हो जाता है, महिला जाके पुलिस को बोल दे इसने तो मुझे जॉब का झांसा दिया था, प्रमोशन का झांसा दिया था, ऐसा कौन सा सबूत है जो वो आदमी पेश कर सकता है कि उसने इस तरह का झांसा नहीं दिया था? नहीं कर सकता। it's they are making it so easy for a man to be trapped in such cases and have their lives completely ruined. It's just very hurtful. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया, कल मैं उन पुलिस ऑफिसर से बात कर रही थी, मैं उनको यही कह रही थी कि सर सोल्यूशन क्या है एट द एंड? सर सोल्यूशन क्या है? मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि मैं पिछले 12 साल से काम कर रही हूँ मानसी। मैंने देखा है ज़िंदगियाँ तबाह होते हुए, मैंने देखा है लोगों को सुसाइड करते हुए। आज अब भी ऑलमोस्ट हर 3-4 दिन में हम लोग एक ऐसा केस देख रहे हैं जहाँ पे किसी आदमी को झूठे रेप केस में फंसाया, उसने कहीं हवालात में ही सुसाइड कर लिया या घर में आने के बाद सुसाइड कर लिया। बहुत ज़्यादा सुसाइड केसेस देख रहे हैं हम, झूठे रेप के केस में फंसे हुए लोगों के। तो मैं यही सोचती हूँ कि एक मॉन्स्टर ऑलरेडी था 498A का, अब आप सब कुछ जानते हुए समझते हुए, और एक्चुअली में अब तो फिर भी बहुत आवाज़ें लोगों ने उठाई हैं, उसके बाद आप एक और मॉन्स्टर क्रिएट कर रहे हो। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने 498A के मिसयूज़ को कहा कि ये लीगल टेररिज्म की तरह है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस पास की कि भैया बहुत अति हो गई दहेज के कानून के दुरुपयोग की, अभी आप लोग इमीडिएट अरेस्ट नहीं करोगे हस्बैंड और उनकी फैमिलीज को। 2024 में सुप्रीम कोर्ट कहता है हमने इतनी बार बोल लिया हमारे लॉ मेकर्स को कि 498A को मॉडिफाई कर दो, लेकिन 498A को वैसा का वैसा भारतीय न्याय संहिता में आपने ला दिया है। क्या मतलब है इस चीज़ का? हम कह रहे हैं कि इस कानून में बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन आप बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। उसमें तो बदलाव लाने की कहाँ ही करना था, एक नया कानून लेकर आ रहे हैं जो उससे भी ज़्यादा, उससे भी 10 टाइम्स डेंजरस है, 10 टाइम्स डेंजरस है। और वो कौन सा? 69, सेक्शन 69 BNS जी। मैं अभी एक केस में मदद कर रही हूँ, एक जनाब है फरीदाबाद में मानसी, 33 लाख की एक्सटॉर्शन की गई उनसे एक रेप केस में। उन्होंने उस महिला को आज तक कभी देखा भी नहीं था, देखा भी नहीं था। Can you believe this? He spent 5 months in jail. Forget about meeting that woman, he did not even know that woman. एक गैंग ने उनको ट्रैप किया, वो मूवी देखने गए थे। 7 महीने पहले की इंसिडेंट दिखाते हुए ये बोला गया कि वो मोहतरमा जो है इनके बगल में बैठी थी, मूवी देख रही थी, एक स्ट्रेंजर से उन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी लेके पी ली, वो कोल्ड ड्रिंक पी के वो बेहोश भी हो गई। फिर उसके बाद वो जब अपने घर जाने लगी तो इन्होंने कहा कि चलो मैं आपको लिफ्ट देता हूँ, और वो एक स्ट्रेंजर से लिफ्ट लेने के लिए मान भी गई, और नीचे पार्किंग लॉट में एक बड़े इतने मॉल में उनका वहाँ पे रेप हो गया। और वो उसके बाद पुलिस के पास नहीं गई, फिर उसके बाद वो ट्रॉमा में आ गई। उसके 7 महीने बाद उन्होंने फेसबुक पे इस आदमी की शक्ल देखी, उन्हें याद आया अरे ये तो वही है जिसको मैं थिएटर में मिली थी, और उन्होंने FIR दर्ज कराई और इस आदमी को इमीडिएटली उठा लिया गया रेप के केस में। यानी कि इनके पास सबूत है, हाँ, लॉयर्स, टोटल क्रिमिनल्स, पुलिस वाले मिले हुए होते हैं। इस केस में उस आदमी ने उस लड़की का इंस्टाग्राम छाना, तो उस महिला की, उसने मान लो 16 दिसंबर की, उसने कहा कि 16 दिसंबर की इंसिडेंट है, उसके इंस्टाग्राम पे 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 20 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, सब दिनों को पार्टी करते हुए की फोटोग्राफ्स है। जो मोहतरमा एक ट्रॉमा में थी। His wife was pregnant at that time. His family had to pay to get him out. But now we are trying कि हम उस गैंग को बस्ट करें और उनके ऊपर एक्शन हो। But what I'm saying is laws so serious, मतलब
आज भी हमारे प्राइम टाइम चैनल्स पे डिस्कशन होती है। जब भी कोई किसी महिला के साथ एक बहुत ज़्यादा कोई जघन्य अपराध आता है तो हम सब अपना आक्रोश भी दिखाते हैं, उनकी जस्टिस के लिए डिमांड भी होती है और पूरा का पूरा सिस्टम इंश्योर भी करता है, पूरी कोशिश करता है कि उनको जस्टिस मिले। अभी रिसेंटली जो एक केस था जहाँ पे कर्नाटका के एक पॉलिटिशियन की डॉटर का जो है वो केस कितना ज़्यादा छाया रहा, उस आदमी को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया, कितने प्रोटेस्ट हुए, विच इज़ ग्रेट, एब्सोल्युटली देयर इज़ no doubt that women go through some extremely horrific crimes and we as a society need to stand up for them, but that should not mean that an absolutely innocent person has to be put behind bars in an absolutely false case and nobody is bothered about it. I don't think that should be the case, but unfortunately जब जिन लोगों के साथ होता है तभी उन लोगों को पता चलता है। मानसी, मैं भी 12 साल पहले, हाँ मैं भी 12 साल पहले, मुझे लगता है कि शायद ही मेरा कभी इस तरह के केसेस के ऊपर कोई ध्यान जाता होगा, क्योंकि जब आपके साथ होता है तब आपको पता चलता है कि सिस्टम कितना ज़्यादा रॉटन है एंड बायस्ड है। बट थैंकफुली देयर आर मोर पीपल नाउ टॉकिंग अबाउट इट एंड लाइक यू, या इट्स अ जर्नी। आई एम पॉजिटिव दैट देयर विल बी अ चेंज। और ऐसे पॉडकास्ट के माध्यम से, ऐसे जो अब न्यूज़ चैनल्स में मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ उनके माध्यम से बहुत सारे लोग हैं जो उनको एक एटलीस्ट एक आउटलेट मिल जाता है, वो मुझे रीच आउट करते हैं, हमसे बात करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, कोशिश करते हैं कि फाइट बैक करें। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, इनफैक्ट कल ही मेरे को मैसेज आया कि जनाब का उनको एक महिला झूठा रेप केस में फंसाना चाह रही थी और उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। मैंने एक्स जो पहले ट्विटर था उसके माध्यम से नागपुर पुलिस को टैग किया और मैंने बताया कि ये बिल्कुल बाकायदा झूठा केस है और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट की कि वो उनसे मिले। देयर वाज अ वेरी काइंड पुलिस ऑफिसर हु एक्चुअली रीच्ड आउट एज वेल एंड वी गॉट दिस मैन टू मीट अ वेरी सीनियर रैंक पुलिस ऑफिसर जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के लिए बोला। लेकिन वहाँ पे क्योंकि एक रिलेशनशिप रहा था तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसकी भी बात सुनेंगे, हम आपकी भी बात सुनेंगे, हम उनकी तरफ से आपके ऊपर रेप केस भी दर्ज करेंगे और हम आपकी तरफ से उनके ऊपर एक्सटॉर्शन केस भी दर्ज करेंगे, which is okay. Which is okay. They did not arrest him, they heard him, they looked at his evidence. Now we have an option to go to the High Court and get the case quashed. At least he got saved from the ignominy of arrest. He got saved from the pain of being incarcerated and he is fighting back. So करते हैं कोशिश बहुत सारे लोगों की मदद करने की। तो कुछ समय पहले मुझसे आपका कांटेक्ट मांगा जा रहा था। अच्छा, यस, कि कोई, क्योंकि ऐसे केसेस आते ही हैं। सो मैं चाहूँगी अगर आप लोगों को ज़रूर से बताएं एट द एंड कि कैसे आपको लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जो लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं। अगर जो भी आपके ऑडियंस है वो हमें सुन रहे हैं मानसी, अगर वो मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी इज़ द बेस्ट मेथड। बहुत ही आसान है, contact@deepikabhardwaj@gmail.com। दीपिका नारायण भारद्वाज के नाम से मैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ और हम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिस्पॉन्ड भी करते हैं लोगों को जो रीच आउट करते हैं हमारे को थ्रू DMs। बट अगर आप ईमेल कर दें तो ज़्यादा क्विक आप कनेक्ट कर पाएंगे हमसे। उसके अलावा अब मैंने अपनी एक फाउंडेशन भी शुरू की है जिसका नाम है एकम न्याय फाउंडेशन। आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी हमारे को रीच आउट कर सकते हैं, हालांकि अभी वेबसाइट लाइव नहीं हुई है बट कुछ दिनों में हो जाएगी। और जैसा मैंने कहा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप रीच आउट कर सकते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, क्योंकि हमारी एक छोटी सी टीम है और बहुत सारे NGOs हैं जो पैन इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं, आप उनको भी रीच आउट कर सकते हैं। सेव इंडियन फैमिली नाम की संस्था है जिनका एक हेल्पलाइन भी वो चलाते हैं, SIF1, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेन वेलफेयर ट्रस्ट है, NCM इंडिया काउंसिल फॉर मेन अफेयर्स है, सहोदर ट्रस्ट है। आप अपनी आप जहाँ पे भी हैं इंडिया में कहीं पे भी हैं, अगर आप इस तरह की किसी भी सिचुएशन में हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ज़रूर करनी चाहिए वो आप गूगल करें कि आपके शहर में कोई मेंस राइट्स का NGO है कि नहीं, कोई मेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं। जैसे आज के टाइम पे इतनी ऑर्गेनाइजेशन हैं शायद जिनका मुझे भी नहीं पता होगा मानसी, क्योंकि हर लेवल पे हर सोसाइटी में हर छोटी छोटी जगहों पे भी कुछ कुछ लोग ग्रुप्स बना के साथ में आ रहे हैं, क्योंकि
ये केसेस तो हर जगह पे हो रहे हैं। तो जैसे केरला में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गुजरात में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आप सिर्फ अपने गूगल पे जाके देखिए कि आपका जो शहर है उसमें कोई मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले उनसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए। और मैं तो हूँ ही, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जितना कर सकते हैं उतना कर पाएँ। बाकी लीगल मैटर्स हैं ये मानसी, तो हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है हर मैटर में इंटरवीन करना। जहाँ पे हमारे को लगता है कि हम पुलिस के माध्यम से या फिर किन्हीं सीनियर अथॉरिटीज़ को रीच आउट करके उनके माध्यम से मदद दिलवा सकते हैं, हम ज़रूर करते हैं। लेकिन बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारी इंटरवेंशन के बाद भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। तो मैं एडवाइस यही दूंगी लोगों को कि हताश ना हो, निराश ना हो। अगर आपसे कोई एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कर रहा है तो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को जाके एक बार मिलने की ज़रूर कोशिश कीजिए। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे केसेस किए हैं हम जहाँ पे हमने और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस या उससे ऊपर के ऑफिसर से जाके मिल सकते हैं। तो अपनी एक बार कंप्लेंट जाके ज़रूर दर्ज करवाइए। आजकल सीएम पोर्टल्स बहुत सारी स्टेट्स में एक्टिव हैं, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दायर करने की कोशिश कीजिए। साइबर फ्रॉड अगर आपके साथ हुआ है या साइबर एक्सटॉर्शन कोई करना चाह रहा है, एक्सटॉर्शन आज के टाइम पे साइबर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, साइबर क्राइम प्लीज़ रजिस्टर करवाइए। मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो प्लीज़ सामने आके उस गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ आई एम बेगिंग यू, प्लीज़ नेवर थिंक ऑफ सुसाइड। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है जिन्होंने सालों साल केसेस लड़े, दूसरे लोगों की भी मदद की, उन केसेस से निकले, अपनी लाइफ में बाउंस बैक किया और अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो फॉल्स केसेस या इस तरह की जो आपके साथ अगर कोई इंसिडेंट्स होता है तो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। तो प्लीज़ डू नॉट रिसॉर्ट टू सुसाइड। मैं आपको बस यही बताऊंगी कि ऐसे बहुत सारे हमारे पास सुसाइड के केसेस हैं जहाँ पे महिला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, बजाय के सुसाइड नोट होने के, बजाय के वीडियो होने के, लेकिन उस महिला ने उल्टा उस पुरुष के पूरे परिवार के ऊपर जो है तरह तरह के केसेस कर दिए। तो आप अपने परिवार को ना ही सिर्फ अकेला छोड़कर जाएंगे सफ़र करने के लिए, बल्कि लिटिगेशंस भी उनके ऊपर और छोड़ जाएंगे। तो प्लीज़ मत कीजिए। तो थैंक यू सो मच दीपिका नारायण भारद्वाज एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मानसी, थैंक यू।